नमस्कार और स्वागत है आपका फाइन लर्निंग में। आज हम सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपना जो आगे का टॉपिक है वो देखेंगे। तो आइए बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं। आपको हमारा ये इनिशिएटिव अगर अच्छा लग रहा है, अगर लगता है कि ये आपके जो प्रिपरेशन है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है या आपको कुछ समझ में आता है जो हम बताते हैं, तो उसके एवज में आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो इस तरह से बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कि जो इंडिया में जो जो पावर का जो डिवीजन है वो आमतौर पे फेडरल सिस्टम को ही फॉलो करता है, जहां गवर्नमेंट के दो अंग होते हैं, एक सेंटर पे होता है और एक स्टेट्स में होता है। और अमेरिका में फेडरल सिस्टम का जो एग्जाम्पल है वो आपको सबसे बेस्ट तरीके से मिलेगा। तो ऐसे में जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुप्रीमेसी होती है भाई, ठीक है। इसके अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफ़ी रिजिड होता है, यानी आसानी से उसको बदलना संभव नहीं है। तो ये होता है फेडरल सिस्टम। अमेरिका में इसका बहुत अच्छे से पालन होता है, यानी जो भी अथॉरिटी, जो पावर का जो डिवीजन है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच जो हो गया है, उसके बाद सेंटर जो है वो उनके ऊपर अपने सारे कानून, जो भी नियम है वो बनाने के लिए आज़ाद है। और स्टेट जो है वो अपने क्षेत्र में हर तरह से कानून बनाने के लिए आज़ाद है। दोनों एक दूसरे के क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को ऑक्यूपाई भी नहीं करते हैं, यानी एक दूसरे की ओर ऐसा भी नहीं होता है कि आज सेंटर चाहे तो राज्य के किसी भी अनुच्छेद में जाके कानून बना दे, क्योंकि केंद्र को ऐसा लगता है। इसके लिए उसे राज्य से जो आज्ञा है, जो परमिशन है, वो लेना ही पड़ेगा। ये कहाँ है? ये है अमेरिका के केस में। इंडिया के केस में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, पर इंडिया में है ये थोड़े से बदलाव के साथ। जैसे इंडिया में जब ये फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी का जो बायस का जो बात होता है, जो फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी का हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत ऐसा होता है कि कुछ ऐसे कारक, कुछ ऐसे कारण बनते हैं जहां केंद्र स्टेट से मजबूत है, और इस तरह से बनाया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी का कारण आए या फिर कोई इंटरनेशनल कानून जो भारत में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, तो ऐसे केस में जो सेंटर है उसको प्रॉब्लम ना हो, स्टेट जो है वो किसी तरह का प्रॉब्लम ना इशू करे, और कंट्री को ओवरऑल घाटा ना हो जाए। इसके वजह से जो जो केंद्र और स्टेट के बीच जो बैलेंस ऑफ पावर है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पहले ही समझते हुए फेडरल सिस्टम में जो केंद्र को है उसको थोड़ी ज़्यादा शक्तियां दी। आइए कुछ यूनिटरी बायस के जो एग्जांपल्स हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारा सेंटर जो है वो कंपैरेटिव स्ट्रांग है, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। हमारा सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है। अमेरिका में जो है वो डबल कॉन्स्टिट्यूशन है, स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन है, जो केंद्र है उसका अलग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है जो स्टेट और जो केंद्र है, जो जो सेंटर है, उनकी बातें करता है। हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप की बात होती है। यूएस में अगेन फिर से राज्य के लिए आपको अलग नागरिकता चाहिए, अलग सिटीजनशिप चाहिए, और जो सेंटर है यानी जो कि कंट्री, जो एज अ कंट्री ओवरऑल, उसके लिए भी आपको एक सिटीजनशिप चाहिए होता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, ठीक है। यानी जहाँ रिजिड होना चाहिए वहाँ रिजिड तो है ही, जहाँ फेडरल सिस्टम को बिल्कुल स्ट्रांगली कैरी करता है, वहाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी को भी दिखाता है, यानी जो आसानी से बदलाव ना हो पाए ऐसे स्थिति को रिजिड कहते हैं। तो वो स्थिति भी है, पर फ्लेक्सिबिलिटी है, जहाँ जहाँ मॉडर्न समय हो रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, तो आसानी से बदलाव भी जहाँ किया जा सके वैसा कंडीशन भी है। तो जो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है वो असल में दिखाता है कि हम फेडरल थोड़े कम हैं। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमें समझाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन काफ़ी रिजिड माना जाता है। हमारा जो जुडिशरी है वो इंटीग्रेटेड है। अमेरिका में आप जाइएगा तो स्टेट का अलग जुडिशियल सिस्टम है और केंद्र का अलग जुडिशियल सिस्टम है। हमारा स्टेट और केंद्र में अलग अलग, जैसे स्टेट्स में हाई कोर्ट होता है और ओवरऑल इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है, पर ये सब इंटीग्रेटेड है। सुप्रीम कोर्ट से केस का कोई निपटारा ना हुआ तो हाई कोर्ट से कोई केस का निपटारा ना हुआ तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, और नीचे जो लोअर कोर्ट्स है उससे अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्लियर नहीं हो रहा, या अगर दोबारा आप अपील भी करना चाहे तो आप
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। तो एक पूरा सिस्टम है जो कि एक लिंक में बंधा हुआ है, एक चेन की तरह काम करता है, जो आपस में इन चीज़ों को कनेक्ट करने का बड़ा अच्छा कार्य करता है। तो ओवरऑल आप देखिएगा कि ये सारे जो कारण हैं ये हमारे देश को केंद्र की ओर झुका हुआ बनाते हैं, और इसी को हम यूनिटरी बायस के तौर पे जानते हैं, इसी को हम यूनिटरी बायस के तौर पे रेफर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ सेंट्रल सर्विसेज भी है। ठीक है, हम जो ऑल इंडिया सर्विस जो स्टेट्स में जो इस्टेब्लिश किया गया है, वो उसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो एग्ज़ाम है वो लिया जाता है एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ये भी ये दिखाता है कि किस तरह से सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। फिर इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है वो भी ये दिखाता है कि कुछ कंडीशंस में अचानक सेंटर के पास जो पावर है वो ज़्यादा हो जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर, जो राज्य में जो गवर्नर्स का जो अपॉइंटमेंट होता है सेंटर के द्वारा, वो भी जो बता रहा है वो इतना ही बता रहा है कि जो सेंटर है वो कंपैरेटिव स्टेट के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहता है थ्रू द यूज ऑफ गवर्नर। गवर्नर्स के माध्यम से देखते हैं किस तरह से गवर्नर जो है वो चाहे तो राज्य के रेगुलर कार्यों में थोड़ा विघ्न, थोड़ा बाधा उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसके द्वारा थोड़ा बहुत इश्यूज क्रिएट किया जा सकता है। तो इस तरह से जो 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 गवर्नर साहब है वो केंद्र को एक तरह से स्टेट में एक्स्ट्रा अथॉरिटी दिलवाते हैं। तो अगेन एक बार फिर से ये एग्जाम्पल है यूनिटरी बायस का। चलिए आगे समझते हैं कि मोर ओवर फेडरेशन हैज नो वेयर हैज बीन यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेडरेशन शब्द है उसका भी इस्तेमाल नहीं। आर्टिकल 1 हमारे कंट्री को जो डिफाइन करता है वो डिफाइन करता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारा जो कंट्री है उसमें फेडरेशन शब्द का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। तो हमारे में जो आर्टिकल 1 है जो हमारे कंट्री को डिफाइन करता है वो फेडरेशन के तौर पे बिल्कुल नहीं डिफाइन करता है। वो डिफाइन करता है हमारे कंट्री को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इससे दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। पहला कि इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ अग्रीमेंट बाय द स्टेट्स, यानी इंडिया जो यूनियन ऑफ स्टेट्स है वो राज्यों के एग्रीमेंट की वजह से ऐसा कंट्री नहीं बना है। यानी राज्य आपस में हो गए, एक साथ आए और बोले कि ठीक है अब हम सारे राज्य मिलके एक कंट्री बनाएंगे। नहीं, ऐसा स्थिति बिल्कुल नहीं है। हमारा स्टेट पहले से था, हमारा कंट्री पहले से था। ठीक है, इन राज्यों को एज अ कंट्री के तौर पे हमारा कंट्री जो है वो इतना सक्षम है, उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो चाहे तो कोई राज्य बनाए या चाहे तो किसी भी राज्य को मर्ज कर दे। और कोई भी स्टेट को भारत से अलग होने की शक्ति नहीं है, कोई भी स्टेट को भारत से अलग होने की आज़ादी नहीं है। ये दो अर्थ निकल के आते हैं यूनियन ऑफ स्टेट से। इसीलिए हमारे जो कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको डिस्क्राइब किया है। जैसे केसी वीरे साहब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल कहते हैं। जो हमारा जो सिस्टम है उसको क्वासी फेडरल, यानी क्वासी का मतलब होता है आधा, आधा फेडरल है आधा यूनिटरी है, यानी एक अलग तरीके से। फिर कुछ लोग कहते हैं, इन्हीं का कहना है फेडरल इन फॉर्म ऑफ यूनिटरी इन स्पिरिट। फेडरल मतलब जो है, जो दिखता है उसके तौर पे तो फेडरल है, पर अंदर से ये जो स्पिरिट है, जो इसकी आत्मा है वो है यूनिटरी, यानी कंट्री जब समय पड़ेगा तो कंट्री को एक किया जा सकता है। तो ये केसी वीरे है। कई बार पूछता है कि ये जो क्वासी फेडरल शब्द किसने इस्तेमाल किया, तो पता होना चाहिए केसी वीरे। बार्गेनिंग फेडरलिज्म का इस्तेमाल किया है मॉरिस जोन्स ने। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म शब्द का इस्तेमाल किया है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। वहीं फेडरेशन विथ सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इस शब्द का इस्तेमाल किया है आइवर जेनिंग ने। तो अलग अलग विचारक हुए जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। तो ये था हमारा फेडरेशन सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। आइए अब हम बढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे, यानी एक और फीचर जो कि हमें ये बताएगा कि हमारा जो सिस्टम है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो करता है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत जब आप देखते हैं तो बताया जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने अडॉप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, न कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने क्या चुना, हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया, और हमने जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसको सिलेक्ट करने से हम मतलब पीछे हट गए और हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को सिलेक्ट किया।
अब पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो बेस्ड है कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम पे। अमेरिकन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है उसके अंतर्गत प्रेसिडेंट के पास सारा अथॉरिटी होता है, वो जो बोलेगा वो होगा, जब तक वो पावर में है उसका अथॉरिटी चलता है। पर जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है इसमें सब आपस में कॉपरेट करेंगे, सब आपस में बैठेंगे, सब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तब जाके किसी मुद्दे पे सहमति बनेगी, तब जाके फिर कोई कानून पास या पारित होगा। तो इसी के लिए इसमें एक लेजिस्लेटिव बॉडी होता है और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है। ये बनाते हैं कानून और ये करते हैं उसी कानून को इम्प्लीमेंट। अब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में ज़्यादा अंतर नहीं है। पूरे पार्लियामेंट को आप एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे समझिए। पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव बॉडी है। स्टेट्स में जो विधानसभा है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव जो होता है वो होता है उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव होते आते हैं, क्योंकि उनका काम है उन बनाए गए लॉ को पूरे राज्य या पूरे कंट्री में इम्प्लीमेंट करना। अगर सेंटर के लेवल पे है तो जो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो कैबिनेट है मिनिस्टर्स का, उसको एग्जीक्यूटिव बोलेंगे। वहीं राज्यों के स्तर पे खुद सीएम साहब और उनका जो कैबिनेट है उसको आप एग्जीक्यूटिव ऑर्गन के तौर पे बोलेंगे। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोड़ा अलग है, उसमें सेपरेशन ऑफ पावर का जो विचार है वो चलता है। वहीं पार्लियामेंट्री सिस्टम में कॉपरेशन का पावर चलता है। अब हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को चुना, ये सवाल तो उठना चाहिए कि भाई आपने पार्लियामेंट्री सिस्टम को मना क्यों किया, आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम को सिलेक्ट क्यों किया। तो आइए इसके कारण भी हम देख लेते हैं। पर पार्लियामेंट्री सिस्टम को कई बार एग्जाम पूछता है कि वेस्टमिंस्टर सिस्टम किसको कहते हैं, तो हम बता दें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को ही वेस्टमिंस्टर सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर में है, और इसीलिए उसी जगह से इस शब्द का उद्गम हुआ कि वेस्टमिंस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को आप वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट का भी तरीका बोल सकते हैं। ये एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम होता है, ठीक है, और ये अपने कंस्टिट्यूएंसी में जो भी ये लॉ वगैरह लाते हैं तो अपने पब्लिक को ये लगातार अपने समय काल के दौरान भी इनको जवाब देते रहना पड़ता है। पार्लियामेंट में खड़े होकर विपक्ष इनसे सवाल पूछता है और इनको जवाब देना होता है। तो चलिए पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ जो फीचर्स है वो देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक नॉमिनल और एक रियल एग्जीक्यूटिव होता है। नॉमिनल आप समझ लीजिए कि जो राष्ट्रपति साहब हैं वो नॉमिनल हैं, और रियल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं। मेजॉरिटी पार्टी रूल, जाहिर सी बात है अब तक तो आप ये समझ ही गए होंगे कि पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी पार्टी है वो रूल करती है, जिसके पास मेजॉरिटी है वो रूल करेगी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। जो एग्जीक्यूटिव है, जो मैंने आपको बताया कि जो प्राइम मिनिस्टर और उनका जो पूरा कैबिनेट है वो कलेक्टिव तौर पे रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स द लेजिस्लेचर, यानी पार्लियामेंट में वो जाके उनको अपने सभी कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ मिनिस्टर्स इन द लेजिस्लेचर। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनता है हमारे कंट्री में तो वो किसी ना किसी हाउस, चाहे अपर हाउस का मेंबर हो या लोअर हाउस का मेंबर, उसको मेंबर होना पड़ेगा। अगर अदरवाइज एक आगे बताएंगे हम, पर अगर किसी कारण से वो उसको मिनिस्टर बना दिया जाता है पर वो मेंबर नहीं है, यानी ना वो इलेक्शन जीत के गया है ना वो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हुआ है, तो 6 महीने का उसको समय दिया जाता है, या तो वो राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाए या फिर कोई इलेक्शन जीत ले, और तभी जाके वो मिनिस्टर रहेगा। अदरवाइज 6 महीने के बाद वो ऑटोमेटिक उस पोस्ट से वो बर्खास्त हो जाता है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो लीडरशिप होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है और राज्यों में चीफ मिनिस्टर का होता है, और जो डिसोल्यूशन है वो लोकसभा का होगा। लोकसभा लोअर हाउस जिसको कहते हैं, ठीक है। लोकसभा जब 5 साल जब भी इलेक्शन का समय होता है तो जो लोकसभा है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी अब नया लोकसभा बनेगा, ठीक है। तो ये कुछ मुख्य बातें थी, जो फीचर्स थी वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के ये कुछ मुख्य फीचर्स थे। आमतौर पे हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम का कॉपी कहा जाता है, पर एग्जैक्टली आप देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा नहीं। हमारे ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी बदलाव उसमें
किया गया है और हमेशा समय के साथ करते रहा जाता है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम मानते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड है, पर इसमें बहुत से फंडामेंटल डिफरेंसेस, जब आप पूरे सिस्टम को पढ़ते हैं और उसको अंग्रेजों के सिस्टम से मैच कराते हैं तो बहुत सारा अंतर आपको मिलता है। कुछ एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया, जैसे इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट अ सॉवरेन बॉडी। सॉवरेन मतलब पार्लियामेंट अपने आप में सबसे ऊपर नहीं है, जबकि इंग्लैंड में पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, हमारे यहाँ संविधान सबसे ऊपर है। ठीक है, तो ये अंतर है एक बेसिक। इंडियन स्टेट हैज़ इलेक्टेड हेड। इंडिया का जो स्टेट है, इंडिया एज अ कंट्री, उसका जो स्टेट का जो हेड है, क्योंकि हम रिपब्लिक है तो हमारा जो हेड है जो कि राष्ट्रपति होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, वहीं इंग्लैंड में देखिएगा अभी भी राजशाही का चलता है। तो चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया का हो चाहे ब्रिटेन का हो, कुछ कॉमन पॉइंट्स, उसमें प्राइम मिनिस्टर ही मेन हेड होता है, सिग्निफिकेंट पोस्ट पे होता है। ठीक है, और कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट यानी जो राजनीति के जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात माने तो इसको समय के साथ प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बोला जा सकता है। तो ओवरऑल अब आप जब देखेंगे, ठीक है, तो आप इस सिस्टम को प्राइम मिनिस्टर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे भी रेफर किया जा सकता है। किसको? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर यहाँ काफ़ी अथॉरिटी में होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है कि पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी तो है ही, पर साथ साथ में हम जुडिशियल सुप्रीमेसी की भी बात करते हैं कि किस तरह से जो पावर और अथॉरिटी का जो चेक एंड बैलेंस है उसको मेंटेन किया जाए। इसके लिए पार्लियामेंट अपनी जगह हेड है, और जब पार्लियामेंट आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगे तो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए जो हमारा जुडिशरी है वो एक्शन में आ जाता है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये तो हमने लिया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से कि भाई हमारा जो पार्लियामेंट है वो सॉवरेन होगा, पर ओवरऑल देखेंगे कि हमारा पार्लियामेंट सॉवरेन नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर कभी कभी कंट्रोल करने के लिए कौन आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। तो जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है उसका आइडिया हमने लिया था अमेरिकन कोर्ट से। दोनों एक दूसरे के ऊपर हो जाने के कारण जो सोवरेनिटी का ओवरऑल आइडिया है वो इंडिया में बैलेंस हो जाता है, यानी कोई सबसे ऊपर नहीं है, सब एक बैलेंस में ही सब मेंटेन करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़े अच्छे तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा, और सोचिए कितना अच्छा बैलेंस किया। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक पागल हो जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर कोई आउट ऑफ कंट्रोल जाता है तो उसको बैलेंस करने के लिए हमेशा एक न एक अथॉरिटी रहेगी। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारा जो है उसमें जो 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 सुप्रीम कोर्ट का पावर है वो आप देखिएगा कि यूएस से कम है। ठीक है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटिश से इसलिए अंतर है क्योंकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो पावर है वो अमेरिका से लिया गया, पर अमेरिका से है कम। ऐसा कैसे है? हमने देखा कि भाई अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊंचे स्तर पे है, हमने भी अपने कोर्ट को सबसे ऊंचे स्तर पे रखा, पर एक जगह उसको हमने कंट्रोल में रखा। वो कैसे? बाई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अमेरिका में जो प्रोसेस यूज होता है वो होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, और हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर अगर आपको देखना है तो आप समझिए कि जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है उसके मतलब जो कानून के हिसाब से अगर कोई कोई भी पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ है तब तो ठीक है, तब उसको कोर्ट बोलेगा ठीक है। पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ के हिसाब से अगर कोई कानून पार्लियामेंट में बना है तो कोर्ट उसके हिसाब से एक्ट करेगा। ये थोड़ा अंतर है, इसको आगे चल के हम और अच्छे से समझेंगे, या अभी भी इसको थोड़ा प्रयास करें। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये हमें बताता है कि लॉ के हिसाब से कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट के जो जो केसेस हुए हैं, कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से, लॉ के हिसाब से ही आपको पार्लियामेंट में जो कानून है वो बनाने हैं। अगर कोई कानून आप पार्लियामेंट में अगेंस्ट द लॉ बनाते हैं तो वो कोर्ट में जाके उसको निरस्त कर दिया जाएगा। पर इंडिया में है वो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। इसके अंतर्गत जो पार्लियामेंट है वो कानून बनाएगी, उसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त करेगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये आइडिया था, और ये आर्टिकल 21 में आपको ये आइडिया मिलता है। आर्टिकल 21 में प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, तो कोई भी कानून जो
पार्लियामेंट में प्रॉपरली जो सर्वसम्मति से अगर पास है तो वो अपने आप बन जाता है कानून, और सुप्रीम कोर्ट उसके हिसाब से फिर एक्ट करता है। फिर फंडामेंटल लॉज वगैरह का केस आ जाता है, तो अब धीरे धीरे इंडिया में भी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का थोड़ा बहुत सवाल उठता है और उसको फॉलो भी किया जाता है, क्योंकि ये एक अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके ऊपर एक डिबेट है जो कि आगे के सिस्टम में आता है कि तो क्या अगर कुछ भी लॉ पार्लियामेंट बना दे तो क्या उसको फॉलो करना पड़ेगा कोर्ट को, तो ऐसा भी नहीं है। तो किसी न किसी जगह ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी इंडिया में एक्शन में आ जाता है। ये एक बड़ा डिबेटेबल और बड़ा खूबसूरत विषय है जो आगे के चैप्टर में हमको पढ़ना है, आगे इसके बारे में हम जानेंगे। पर फिलहाल हम अपने जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसमें कन्फ्यूजन न क्रिएट करते हुए इसी जगह फिलहाल इसी को कंटिन्यू करते हैं। इतना ही समझ के हमको लगता है मैं यहाँ भी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माना जाता है कि इसीलिए हमारे फ्रेमर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है, उन्होंने बड़ा अच्छा बैलेंस मेंटेन किया ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट के बीच में और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी के बीच में। ना हमने पार्लियामेंट को सबसे ऊपर बिठा दिया, ना हमने अमेरिका की तरह जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसको सबसे ऊपर बिठा दिया। हमने क्या किया है, हमने बैलेंस मेंटेन किया, और पार्लियामेंट और जो जुडिशियरी है इन दोनों को आपस में एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल भी मेंटेन करे। जो सुप्रीम कोर्ट है वो कंट्रोल मेंटेन करता है, या जो हाई कोर्ट है वो कंट्रोल मेंटेन करता है यूजिंग जुडिशियल रिव्यू। पार्लियामेंट कंट्रोल मेंटेन करता है यूजिंग मेजर प्रोपोर्शन, यानी आप चलिए एक बार के लिए आप मेरा लॉ हटा भी दीजिएगा, हम फिर ले आएंगे। ज़्यादा बदमाशी करेगा तो हम आपको भी हटाने का अधिकार रखते हैं। तो एक तरह का बड़ा अच्छा बैलेंस है। तो इस तरह से पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी विद जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है इंडियन सिस्टम इंडियन सिस्टम में। जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंतर्गत आपको पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का एक बड़ा खूबसूरत सेटलमेंट, एक बड़ा खूबसूरत जो बैलेंस है वो देखने को मिलता है। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो होगा इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ हम देखेंगे अगले। इसीलिए हमारे साथ आप बिल्कुल आइए, जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे साथ पढ़िए। हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आते रहेंगे, बशर्ते आपको बस इतना करना है कि हमारे वीडियोस को शेयर करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों यारों को बता देना है, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना है। मिलते हैं ऐसे ही किसी काम के वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।